अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। ओके बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक है बेटा, हम बात शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। अब इस डेवलपमेंट के अंदर बुनियादी तौर पे तीन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन है। एक है रोल ऑफ न्यूक्लियस, एक है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, और एक है मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, जो साइटोप्लाज्म का ही एक कह लें कि सब हेडिंग या पार्ट है। अच्छा, अब बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स से ये चीज़ें साबित हुई, तो उन एक्सपेरिमेंट्स एक हिस्ट्री के तौर पे कह लें कि यहाँ पे दे दिए गए हैं, ताकि पूछा जाए तो साइंटिस्ट के नेम के साथ कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उससे क्या नतीजा निकाला। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर वन। इन 1892 हैंस डाइस्ट्रेच टुक सी अर्चन एग। सी अर्चन, सी अर्चन है इकाइनोडर्मेट्स, यानी इनवर्टिब्रेट। तो उसने टू सेल्ड स्टेज पे उसने एम्ब्रियो लिया, दो सेल, shook it apart and separated into two cell। उनको उसने हिलाकर दो सेल अलग अलग कर दिए। अब वो जो दो सेल अलग हुए, लेटर ऑन इट वाज सीन दैट बोथ हाफ एम्ब्रियोज डेवलप्ड इनटू नॉर्मल लार्वी। यानी एम्ब्रियो के दो हाफ किए, तो दोनों हाफ ही नॉर्मल एम्ब्रियो में डेवलप हो गए। Dietrich concluded that both these cells contained all the genetic information of the original zygote। यानी जाइगोट से हम कहते हैं कि पूरा इंडिविजुअल बनता है, तो वो जो एम्ब्रियो के दो टुकड़े कर दिए थे, इसका मतलब है आधे एम्ब्रियो से भी पूरा इंडिविजुअल बन गया। इसका मतलब है कि दोनों सेल्स में इंफॉर्मेशन मुकम्मल मौजूद थी। अब यहाँ पे सेल की बात हुई है कि दोनों सेल में बराबर इंफॉर्मेशन मौजूद थी। दूसरा एक्सपेरिमेंट, अनदर एक्सपेरिमेंट। अब ये जो अगला एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं रीड आउट करने की बजाय, ठीक है, ये पॉइंट नंबर टू भी और पॉइंट नंबर ये थ्री भी, ठीक है बेटा, ये रेपिटिशन आपको नजर आएगी, वो बात तकरीबन एक ही है। तो रीड आउट कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। जरा बात समझ लें कि फर्दर एक्सपेरिमेंट क्या किए गए। स्पीमैन ने एक्सपेरिमेंट किए न्यूट सॉरी स्लेमेंडर। स्लेमेंडर जो है ये है वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट में है एम्फीबियन से बिलोंग करता। एम्फीबियन का मतलब ये फ्रॉग के ग्रुप से ही बिलोंग करता है, यानी एम्फीबिया से। अब उसने क्या किया, अब उसको उसने क्या किया उससे पहले जरा एक चीज देखें। ये है एक फ्रॉग एग या एम्फीबियन एग, ठीक है। इस एम्फीबियन एग के अंदर ये कलर आपको अलग नजर आ रहा है, डार्क। ये कलर येलो नजर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे है यॉक। फ्रॉग में क्योंकि ज्यादा यॉक नहीं होती, उसमें लार्वा बनता है, क्यों बनता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर ये एरिया जो लाइट कलर में है, इसे कहा ग्रे क्रिसेंट एरिया। ग्रे क्रिसेंट एरिया, इसका सिंपल मतलब ये भी है कि साइटोप्लाज्म सारा एक जैसा नहीं है। साइटोप्लाज्म में कहीं यॉक है, कहीं ग्रे कलर का साइटोप्लाज्म है, तो कहीं पे ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म है। बात समझ गए? तो इसका मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी फर्क है, सारा साइटोप्लाज्म एक जैसा नहीं है। अब उसका जरा एक्सपेरिमेंट पे आए, तो उसने एक्सपेरिमेंट ये किया कि उसने एक न्यू सिलेमेंडर सॉरी सिलेमेंडर का एम्ब्रियो लिया। ये सिलेमेंडर एम्ब्रियो, और इस सिलेमेंडर एम्ब्रियो में क्या किया, उसने एक बाल लिया। बाल यानी हेयर। उसने हेयर लेके उस हेयर को इसके गिर्द लपेटा, और जब खींचा तो इसके सॉरी उसको खींचा तो ये टाइट हो गया। और टाइट हुआ तो इसका मतलब है यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके दो हिस्से हो गए, यानी ये। लेकिन कनेक्शन रहा, उसको उसने बिल्कुल तकरीबन यूं कह लें कि इतना क्लोज कर दिया यहाँ से रास्ता,
कि न्यूक्लियस अब एक पार्ट में है, इधर न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस नहीं है। ये दरअसल एक्सपेरिमेंट थे ये देखने के लिए कि ऊपर पहले जो तजर्बा था उसमें तो देखा ये कि दोनों सेल पे इंफॉर्मेशन है। अब दोनों सेल में आखिर न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन है या साइटोप्लाज्म में है, ये चेक करने के लिए उसने न्यूक्लियस को एक तरफ रखा, साइटोप्लाज्म को एक तरफ रखा। और जब डेवलपमेंट आगे चली तो उसने ये देखा कि जिधर न्यूक्लियस था वहां पे डिवीजन्स हुई, यानी एम्ब्रियो बना। लेकिन जहां पे न्यूक्लियस नहीं था वहां पे एम्ब्रियो नहीं बन रहा। उसने फिर क्या किया, ये जब 16 सेल स्टेज पे पहुंच गया, 16 सेल स्टेज पे पहुंचा, तो 16 सेल स्टेज पे उसने ये किया कि यहां से एक न्यूक्लियस को इधर से इधर जाना अलाउ कर दिया, यानी इसको थोड़ा सा ढीला किया और जो गिरा लगाई हुई थी, तो एक न्यूक्लियस इधर आ गया। अब जब न्यूक्लियस आ गया तो फिर उसने ये देखा कि इधर भी डिवीजन शुरू हो गई और यहाँ भी एम्ब्रियो बन गया, और फिर ये भी और ये भी, दो बाकायदा इंडिविजुअल दो लार्वे पैदा हो गए। तो इस तरह उसने कहा कि इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास होती है, साइटोप्लाज्म में नहीं होती। तो पहला जो मैम ने बात की कि उसने न्यूक्लियस को एक तरफ रखकर दरअसल पहले ये एक्सप्लोर किया कि ये न्यूक्लियस है जिसमें इंफॉर्मेशन है, साइटोप्लाज्म में नहीं है, क्योंकि जब तक न्यूक्लियस नहीं आया था इस पार्ट में ना तो डिवीजन्स हुई और ना ही एम्ब्रियो बना। ठीक है। अच्छा, अलबत्ता ये उसने पूरी सीरीज की, यानी बार बार की है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक दफा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो फौरन कहे कि चलें जी बात खत्म हो गई। उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि कंफर्म हो जाए कि हर बार अगर नतीजा एक ही है तो इसका मतलब है जो हम नतीजा निकाल रहे हैं वो दुरुस्त है। लेकिन अगर दूसरी दफा करने में नताज तब्दील हो जाए तो फिर उसका मतलब होगा कि पहली दफा में पता नहीं क्या हमने किया गया था, कोई गड़बड़ हो गई थी। ठीक है। तो उसने कई तजर्बे किए बार बार रिपीट। अब जब उसने बार बार रिपीट किया तो रिपीट करने पे ये देखा कि हर बार दो एम्ब्रियो नहीं बनते, यानी बाज केसेस में एम्ब्रियो बने, यानी जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक न्यूक्लियस, इधर डिवीजन शुरू हुई, फिर यहाँ पे 16 सेल स्टेज पे पहुंचा, दूसरी तरफ डिवीजन शुरू नहीं हुई, न्यूक्लियस को उधर भेजा तो डेवलपमेंट हो गई, दो लार्वे बन गए। लेकिन उसने ये भी देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट के अंदर, यानी ये दूसरी तरफ, यानी ऐसे ही किया कि एक तरफ न्यूक्लियस दूसरी तरफ न्यूक्लियस नहीं है। फिर इधर 16 सेल स्टेज पर पहुंच गए तो उसने अलाउ किया कि एक न्यूक्लियस इधर चला जाए, एक न्यूक्लियस इधर चला जाए। तो आगे नजर क्या आया, आगे नजर ये आया कि जिसके पास न्यूक्लियस थे पहले से वो सही तौर पे डेवलप नहीं हुए। ये हैरतअंगेज बात थी, हालांकि पहले तो हो रहे थे। और जिधर बाद में न्यूक्लियस भेजा था उधर डेवलपमेंट सही हो गई, उधर एम्ब्रियो बन गया। अब ये एक प्रॉब्लम था। इसका मतलब है कि सिर्फ न्यूक्लियस काफी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस तो इधर भी था। इसका मतलब है कुछ और चीज भी थी। वो कुछ और चीज क्या थी, जब उसने गौर किया तो पता चला कि एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रे क्रिसेंट एरिया। ये जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये पार्ट ग्रे क्रिसेंट। उसने ये देखा कि जिन केसेस में दोनों तरफ डेवलपमेंट हुई, दोनों तरफ डेवलपमेंट हुई, यानी ये ऊपर वाला केस, तो वहां पर दरअसल उसने जो फंदा लगाया था, ये, ठीक है, ये वाला जो उसने फंदा लगाया था, तो उसके अंदर बाई चांस ऐसा हुआ कि ये ग्रे क्रेसेंट एरिया, ये वाला जो वाइट नजर आ रहा था मैंने उसको ब्लू कर दिया, ये दोनों पार्ट में मौजूद था। ये देखें यहाँ पर भी ये आपको वाइट नजर आएगा। ठीक है। तो तो ये इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो नतीजा ये हुआ कि इधर भी न्यूक्लियस भी था और ग्रे क्रेसेंट एरिया भी था। तो नतीजतन एम्ब्रियो बन गया। और जिधर न्यूक्लियस बाद में भेजा था उसमें ग्रे क्रेसेंट एरिया भी मौजूद था, इसलिए उसके अंदर भी डेवलपमेंट ठीक हो गई। लेकिन जिन केसेस में ऐसा नहीं हो सका वहां पे दरअसल जो उसने
जिसे हम कह लें कि फंदा लगाया था, लिगेचर किया था, वो इस अंदाज में हुआ कि ये जो उसने, उसमें ये हुआ कि यहाँ पे देखें, ये एरिया ये है ग्रे क्रेसेंट एरिया, ग्रे क्रेसेंट एरिया, ये आ गया इस पार्ट में। अब जिसके पास न्यूक्लियस तो था, ठीक है, इस पार्ट के पास न्यूक्लियस तो है, यानी डिवीजन तो हो गई, लेकिन आगे क्या हुआ, आगे डेवलपमेंट नहीं सही हो सकी। ये देखें, ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो न्यूक्लियस होने के बावजूद डेवलपमेंट ना होना, क्या चीज कम होगी, ग्रे क्रेसेंट। और जिस पार्ट में उसने बाद में न्यूक्लियस भेजा, यहां पर ग्रे क्रेसेंट की मौजूदगी में इससे नॉर्मल एम्ब्रियो बन गया। तो इन एक्सपेरिमेंट में दरअसल उसने ये देखा कि इस न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी अपना रोल प्ले करता है। यानी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ठीक है, इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में कौन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या चीज, जीन्स। तो जीन में इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जीन की इंफॉर्मेशन नाकाफी है डेवलपमेंट को कैरी करने के लिए, साइटोप्लाज्म भी मैटर करता है। ठीक है बेटा। तो ये आगे यहाँ पे उसके रिजल्ट्स लिए गए हैं कि जनाब हमें उससे क्या क्या पता चला, कि तमाम सेल्स में इंफॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन। ग्रे क्रेसेंट एरिया भी ज़रूरी है, उसमें भी इंफॉर्मेशन है, किसके लिए, लाजमी इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ग्रे क्रेसेंट एरिया नहीं था तो डेवलपमेंट नहीं हो सकी। ठीक है। तो आगे फिर उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि साइटोप्लाज्म में तो फिर जीन नहीं होते, साइटोप्लाज्म में क्या है। तो कहा यह गया कि साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में है डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद हैं जो तय करते हैं कि इस पार्ट में जो सेल आएगा उससे क्या बनेगा। इस पार्ट में सेल आने का मतलब अगर हम सिंपली समझें तो हम यूँ ले सकते हैं, यानी हमारे सामने ये है एक एम्फीबियन एग। इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके दो हिस्से हुए, ठीक है, ये डिवीजन हो रही है, फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज हुई तो दोनों के पास ग्रे क्रेसेंट आधा आधा चला गया। दूसरी क्लीवेज होगी, यूं होगी, चार हो जाएंगे, तीसरी होगी, चार से आठ हो जाएंगे। अब अगर इसके मैं बहुत सारे टुकड़े कर दूं, यानी बहुत सारे सेल बन गए। अब ये बहुत सारे सेल्स के अंदर किसी में ग्रे क्रेसेंट फर्दर आगे चलकर आया, किसी में नहीं आया। या दूसरे लफ्जों में ये कह लें, अगर मैं इसको एक बार फिर के जरा बात को समझ लें, कि होता ये है कि जब एग डेवलप होता है तो एग की डेवलपमेंट के साथ एग के अंदर बहुत से मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट यानी मॉलिक्यूल्स, मैं अभी सपोज ये मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो रेड लाइंस में लगा रहा हूँ, ये समझ लें कि इसके अंदर ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स इसके अंदर, सॉरी, ये इसमें मौजूद हैं। ठीक है, मतलब ये कि सारे साइटोप्लाज्म में एक जैसे मॉलिक्यूल नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर ये जब आगे चलती है तकसीम, तो यहाँ पर जो सेल बना, ये सेल आगे क्या बनाएगा, न्यूक्लियस तो है सबके पास एक जैसा, लेकिन इसके पास जो डिटर्मिनेंट आया है उस डिटर्मिनेंट के बेस पर इससे कोई खास सेल बनेगा। यानी साइटोप्लाज्म में इंफॉर्मेशन है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा। तो जब मोरूला बनता है, आपको याद हो, तो मोरूला के अंदर बहुत सारे सेल बन गए। अब सेल के अंदर किसी सेल में कोई डिटर्मिनेंट आया, किसी में कोई आया, नतीजतन आगे चलकर फिर वो सेल मुख्तलिफ किस्म के सेल्स में डिफरेंशिएट होता चला जाता है। तो इनको कहा गया मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। तो ये नतीजा निकाला गया यहाँ पर कि ड्यूरिंग क्लीवेज साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेटिव्स टेक प्लेस, कि जब साइटोप्लाज्म तकसीम होता है तो वो डिटर्मिनेटिव भी तकसीम हो जाते हैं, कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है। तो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ सेल मुख्तलिफ कह लें कि टाइप्स में डिफरेंशिएट होते हैं। और इंडक्शन और इंटरेक्शन विद द नेबरिंग, ये बात हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, यानी अभी जिसे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये दो चीज़ें न्यूक्लियस के अलावा ये भी मैटर करती हैं, यानी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेटिव कौन सा है, फिर साथ मौजूद सेल भी एक दूसरे को ये कह लें कि इंड्यूस करता है, मजबूर करता है कि क्या बनाए। अब ये साइटोप्लाज्म मुख्तलिफ किस्म का होते हैं, उसकी एग्जांपल यहाँ पे ले ली है कि ये क्या है, ये है एक एसिडियन एग की बात हो रही है।
कि साइटोप्लाज्म रोल रखता है। तो एसिडियन एग, जो अभी हमने बात की थी, वहां तो ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ ग्रे क्रिसेंट। लेकिन एसिडियन एग क्या है? एसिडियन इज ए इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। चैप्टर 10, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को तकसीम करते हैं वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा में। तो जो इनवर्टिब्रेट हैं उनमें एसिडियन है। अच्छा, यानी ये वर्टिब्रेट है हायर। तो इसके अंदर देखने में आता है कि इसके एग को देखें तो इसमें चार तरह के साइटोप्लाज्म हैं। क्लियर साइटोप्लाज्म है, येलो साइटोप्लाज्म है, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म है, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म है। और आगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इससे एपिडर्मिस बनती है, इससे मसल सेल बनते हैं, और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, और इससे नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बनती है। और क्यों बनती है? कि इन सब के अंदर साइटोप्लाज्म डिफरेंट था, वरना न्यूक्लियस तो सभी में एक जैसा था। इससे आगे जो एक्सपेरिमेंट है, ये तो साइटोप्लाज्म की अहमियत हो गई। ग्रे क्रेसेंट जो पिछला था स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट, वो भी, और एसिडियन की एग्जांपल भी। दूसरी बात कि न्यूक्लियस का रोल, अब न्यूक्लियस का रोल कंफर्म हुआ इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है एक एलजी को यूज किया गया। एल्जा, सिंगुलर एल्जा। एल्जा का नाम है एसिटेबुलारिया। एसिटेबुलारिया की दो स्पीशीज को लिया गया यहाँ पे। एक है मेडिटेरेनिया, एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया, और दूसरी है एसिटेबुलेरिया क्रेनुलेटा। ये जो एल्जा है, ये यहाँ पे लिखा गया मल्टीसेलुलर, एक्चुअली ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, सिंगल सेल है। और इस सिंगल सेल को अगर आप देखें तो ये सिंगल सेल, ये, यानी ये है एसिटेबुलारिया मेडिटेरेनिया, ये है एसिटेबुलारिया क्रेनुलेटा। ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल एल्जी, यूनिसेलुलर एल्जी हैं। इन यूनिसेलुलर एल्जी में हमें डिफरेंस नजर आता है इनकी कैप का। इसकी कैप देखें, ये छतरी की तरह से है। इसकी कैप को देखें तो ये वाजे नहीं है। तो वाजे तौर पे देखना चाहें तो ये ये तो एसिटेबुलारिया एक के अंदर ये छतरी की तरह से, ठीक है, और दूसरे के ऊपर जो कैप है वो इस शेप में है। ठीक है बेटा, तो ये दो डिफरेंट शेप्स हैं। ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल एल्गी है। अच्छा, किया क्या? किया ये कि ये जो था मेडिटेरेनियन, जिसकी शेप छतरी की तरह थी, इसके दरमियान से ये छोटा सा पोर्शन यहाँ से काट दिया। ठीक है, ये पोर्शन काटा। इसी तरह जो दूसरी थी स्पीशी, उससे भी यहाँ से दरमियान से ये काट दिया। और जिसके काटने के नतीजे में ये जो इसकी कैप थी, ये कैप तो अलग हो गई ना, यानी ये खत्म हो गई, डिस्कार्ड। क्या रह गया? ये इसका पोर्शन नीचे का रह गया, इसका भी नीचे का पोर्शन रह गया। इससे जो शाख काटी थी दरमियान से पोर्शन, वो लगा दी इधर ग्रीन। और इससे जो पोर्शन यहाँ से काटा, उसे काट कर इधर लगा दिया, इसके ऊपर। समझ गए? यानी एक तरह से ऊपर छतरी काट दी गई, और नीचे जो उसकी बेस थी, बेस के ऊपर एक दूसरे का स्टेम रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसका उसके ऊपर, इसका उसके ऊपर। अब इस यूनिसेलुलर एल्जा का न्यूक्लियस मौजूद होता है यहाँ पर, इसकी बेस में, यानी इस जगह पे। ठीक है, यहाँ नीचे इस बेस में न्यूक्लियस है। तो चेक ये करना था कि अब इसके ऊपर कैप दोबारा रीजनरेट हो गई। ये देखें, कैप बनी। लेकिन कैप कैसी बनी? कैप बनी अकॉर्डिंग टू बेस, अकॉर्डिंग टू बेस, यानी वैसी ही बनी जैसे पहले थी। इसका मतलब है न्यूक्लियस ने रोल प्ले किया। अब कैप कहाँ से बनी है? इस पार्ट से आगे बनी है। लेकिन इस पार्ट में तो साइटोप्लाज्म किसका था? इसमें साइटोप्लाज्म तो इसका था, दूसरे का। ऐसा ही दूसरे में देखने में आया कि इसमें जो ग्रीन पार्ट लगाया था, इससे ऊपर कैप बनी, रीजनरेशन हुई। लेकिन कैप वैसी नहीं बनी जैसी ग्रीन थी, बल्कि ये कैसी बनी? जैसा न्यूक्लियस था। तो इस तजर्बे से ये साबित किया गया, या साबित हुआ, कि साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस का ज्यादा रोल है। तो ये बहरहाल बहस है कि किसका ज्यादा रोल है। अलबत्ता दोनों का अपना अपना रोल है डेवलपमेंट को कंट्रोल करने में। तो ये बेटा एक्सपेरिमेंट्स थे। इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में वो फाइनल, कह लें कि बात जो हम शुरू में की, कि फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स
it was concluded that both gene and cytoplasm play important role इन डेवलपमेंट के डेवलपमेंट में दोनों का ही रोल है। तो अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि साबित करें न्यूक्लियस का रोल है, तो आपने उसके रिस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंट लिख देना है। और साइटोप्लाज्म का पूछें तो फिर आपने साइटोप्लाज्म को जो सबूत है वो पेश कर देना है। तो न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द जीन्स, न्यूक्लियस में क्या है, उसमें सारे जीन हैं विच डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल, जबकि साइटोप्लाज्म प्लेज द रोल इन सिलेक्शन ऑफ जीन। तो जो साइटोप्लाज्म है वो दरअसल सेलेक्ट करता है कि कौन से जीन एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव होंगे। नतीजतन कोई मसल सेल बनेगा, कोई न्यूरॉन में चेंज होगा, इसके बावजूद कि दोनों में जीन सेम होंगे। तो ये फाइनल पैराग्राफ है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। A fertilized egg contains cytoplasmic component that are unequally distributed, जैसा कि पीछे ग्रे कलर और येलो कलर के साइटोप्लाज्म से पता चलता है कि साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ कंपोनेंट बराबर तकसीम नहीं होते। विद इन द एग दीज डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स आर बिलीव्ड टू हैव मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट हैं इनमें दरअसल मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट हैं, यानी मॉर्फोलॉजी और जीन। मॉर्फोजेनेटिक यानी क्या शक्ल बनेगी, न्यूरॉन या मसल कैसे होगा। साइटोप्लाज्म में डिटर्मिनेंट जीन्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके उस सेल को आगे गाइड करेंगे कि वो क्या बनाए। ठीक है, दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। दिस इज नाउ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको अब हम डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। सो जाइगोट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट। तो जाइगोट में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। अलबत्ता इसको ऑब्जर्व करना खासा मुश्किल होता है, जिसके लिए आगे एक्सपेरिमेंट्स स्पीमैन के हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो ये इस तरह बेटा ये चैप्टर बिलाखिर ख़त्म हुआ। कोई क्वेश्चन आपका है तो कर लें, नहीं है तो माइक पर आप सिंपली बता दें ताकि हम क्लास को ख़त्म कर दें। जी बेटा। कोई क्वेश्चन? दो सर। ओके। दो सर। ओके बेटा ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको ये तीनों पार्ट्स के अंदर तीनों लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएंगे, वीडियो। सर उसको आप रिपीट। जी बेटा। सर ये फिगर 19.10 जो आपने की थी वो रिपीट कर दी। 19 पॉइंट 10 सर। 19। अच्छा, यहाँ इसके अंदर जो 19 में आपका जी 19 सर। मीनिंग्स। अच्छा यहाँ पे ये डायग्राम तो बेटा मैंने ये दिखाई है कि वो जो अभी हमने बात की ये जो एसिटेबुलारिया बुक ग्रेनुलेटा, और तो ये मैंने उनकी शेप शो करने के लिए कि एक की कैप ऐसी है, एक की कैप ऐसी है, किया ये कि दोनों की कैप काट दी, दोनों की कैप काट दी गई। और कैप काट के ये इसी की बात कर रहे हैं ना। तो एक की कैप ऐसी थी अम्ब्रेला शेप, एक की दूसरी थी। कैप काट के रिमूव कर दी, निचला पोर्शन काट के दोनों का, इसका उधर लगाया दूसरी तरफ और दूसरे का इसके अंदर लगा दिया। अब यहाँ पर ये बेस पर न्यूक्लियस मौजूद है, ऊपर साइटोप्लाज्म यानी एक टुकड़ा लगा दिया दूसरी स्पीशी का। अब जब इसमें रीजनरेशन हुई तो ये देखा कि जो कैप बनी वो बनी तो इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन कैप की शक्ल वैसी थी जैसा पहले थी, यानी न्यूक्लियस ने अपना रोल प्ले किया। इस साइटोप्लाज्म ने इस पे ये नहीं कहा कि इस साइटोप्लाज्म के साथ तो ये येलो कलर वाली कैप थी पहले, ठीक है। ऐसा ही दूसरे में भी हुआ कि न्यूक्लियस के बिहाफ पर कैप वही पुराने वाली बनी। तो यहां से सिर्फ ये बात ली गई कि इसका मतलब है न्यूक्लियस ज्यादा रोल रखता है, साइटोप्लाज्म ठीक है लेकिन न्यूक्लियस का भी रोल है। ठीक है बेटा। जी सर थैंक यू। ओके। अच्छा बेटा, किसी और का क्वेश्चन है तो कर लें, वरना अल्लाह हाफिज। इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ना समझ आए फिर भी ना समझ आए तो क्लास में पूछ लीजिएगा, अभी फिजिकल क्लासेस बाकी हैं। ओके सर। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज सर।